हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SIA ऑनलाइन। मैं अभिषेक राय। आज हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता बुक के सर्वेइंग के क्वेश्चन नंबर 201 टू 225 डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 9 है। चलिए शुरू करते हैं। 201 इज इफ फोर बियरिंग ऑफ ए लाइन इज 49 डिग्री 52 मिनट साउथ ईस्ट कोऑर्डिनेट में है, द बैक बियरिंग ऑफ द लाइन विल बी। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। यदि फोर बियरिंग क्वाड्रिलेटरल, अच्छा, बियरिंग मेजरमेंट के दो तरीके होते हैं। एक तो आप होल सर्कल बियरिंग में मेजरमेंट कर सकते हो, एक क्वाड्रेंटल मेथड में बियरिंग मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये जो आपका सेकंड मेथड है, तो ऐसा जब दे रखा है साउथ ईस्ट कोऑर्डिनेट में फोर बियरिंग है, तो आप जान लेना जो उसकी बैक बियरिंग होगी उसके जस्ट अपोजिट कोऑर्डिनेट में होगी और सेम एंगल होगा। कैसे, चलिए देखते हैं। ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब आपका जो है साउथ एंड ईस्ट कोऑर्डिनेट में है 49 डिग्री 50 मिनट, 49 डिग्री 50 मिनट, यानी दिस एंगल इज गिवन फॉर द फोर बियरिंग ऑफ द लाइन। ठीक, तो बैक बियरिंग होगी क्या? बैक बियरिंग होगी क्या, मैंने क्या बताया, इसी लाइन को आप इसके अपोजिट कोऑर्डिनेट में एक्सटेंड कर दीजिए और ए वाला जो एंगल होगा दैट इज बैक बियरिंग, यानी तो ये वाला एंगल जो होगा इसी के बराबर होगा। तो बैक बियरिंग कितना हो जाएगा? नॉर्थ 49 डिग्री 52 मिनट वेस्ट, यानी ऑप्शन इज नॉर्थ 49 डिग्री 52 मिनट वेस्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब इसको आप डिटेल में समझ सकते हैं बाय द कन्वर्जन ऑफ इन होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट करिए, फिर उसे आप एक्सप्लेन करके देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 202। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो आपको बताना क्या करना है, इसमें मैच करने हैं। तो करेक्शन फॉर सैक, करेक्शन फॉर सैक किस में अप्लाई करते हैं? चेन मेजरमेंट में अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको पता है चेन में होता है सैक की वजह से हमें नेगेटिव करेक्शंस अप्लाई करने पड़ते हैं। लिस्ट काउंट 30 सेकेंड किसका होता है? कंपास का होता है। ओवरलैप किस में होता है? एरियल फोटोग्राफी में होती है। एडिटिव कांस्टेंट क्या होता है? टेक्योमीटर में यूज करते हैं। तो यानी ए जो करेक्शन फॉर सैक के लिए क्या हो जाएगा? ए का क्या हो जाएगा? ए का 3, क्योंकि बेस लाइन इज रिलेटेड टू द चेन मेजरमेंट। तो यानी करेक्शन फॉर सैक ए का 3, लिस्ट काउंट 30 सेकेंड, फॉर प्रिज्मेटिक कंपास बी का 4, ओवरलैप सी क्या होगा? एरियल फोटोग्राफी सी का 2 एंड डी का 1। ठीक, तो इस तरह से हम इसे मैच कर सकते हैं। तो ए का आपका कितना था? ए का 3 एंड बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, to find the RL of a roof slab of a building staff, readings were taken from a particular setup of the leveling instrument. The reading were 1.050 meter with the stop on the benchmark and 2.30 meter with the stop below the roof slab and held inverted, taking the RL of the benchmark as 135.150. the RL of roof slab will be। देखिए क्या है, आपका एक रूफ स्लैब है, यहाँ पे क्या है? रूफ RS मतलब रूफ स्लैब है। आपका इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे है। ठीक, आप यहाँ पे एक स्टाफ रखते हैं और ये साइट ले लेते हैं। ये साइट है आपका 1.050, कितना? 1.050। अब एक स्टाफ यहाँ से हम पकड़ते हैं इन्वर्टेड करके, तो आपको जो ए रीडिंग मिलती है ए वाली यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी है? वो है 2.30। और जो बेंच मार्क है फर्स्ट साइट का, उसका रीडिंग है RL 135.50। तो आपको बताना है इस RS का मतलब रूफ स्लैब का बेंच RL क्या होगा। तो इसका मतलब 135.50 में ए वाली रीडिंग, ए वाली जो फर्स्ट रीडिंग है ए प्लस ए वाली रीडिंग जो इन्वर्टेड स्टाफ पे, इन दोनों को इस RL में ऐड कर देंगे तो हमें रूफ स्लैब का क्या मिल जाएगा? रेड्यूज लेवल। तो यानी 135.50 प्लस 2.30 प्लस 1.050, तो आपको कितना मिल जाएगा? देखते हैं, इसको जब आप प्लस करेंगे तो आपको मिल जाएगा
50। ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a Moss Hall diagram, the distance d of the center of mass of excavation or embankment from the line representing। देखिए मॉस हॉल डायग्राम होता क्या है, जनरली जब हम अर्थ एक्सकेवेशन करते हैं या अर्थ फिलिंग करते हैं तो उस समय क्या होता है, सपोज करिए हमें रोडवे या रेलवे लाइन बनानी है, एलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल हमें क्या करना है, मतलब जो रोड का लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, सपोज करिए उसे हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, तो उस लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन पे पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में कितना वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क लग रहा है, इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉस हॉल डायग्राम में। मतलब यदि हम इस पे एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस ले लें d, जिसे हॉल डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, और इस पे वॉल्यूम ऑर्डिनेट ले लें, मतलब वॉल्यूम आप क्यूबिक मीटर में भी ले सकते हैं या एलिवेशन के टर्म में ले सकते हैं, तो हमने वॉल्यूम ऑर्डिनेट ले लिया। वॉल्यूम का क्या है, ऑर्डिनेट। तो जो मॉस हॉल डायग्राम बनता है कुछ इस तरह बनता है। अच्छा, ये जो राइजिंग कर्व है ये दे रहा है कटिंग को शो कर रहा है, और ये जो फॉलिंग है ये क्या कर रहा है, फिलिंग को शो कर रहा है। यदि मैं इसको यूं रिप्रेजेंट करूं तो कुछ आपका इस तरह हो जाएगा। तो ए वाला पोर्शन कट है और ए वाला पोर्शन फिल है, ठीक है, तो यही मॉस हॉल डायग्राम। अच्छा, मान लेते हैं इस मॉस हॉल डायग्राम का यदि हम एरिया लें, क्या करें, एरिया लें, तो ये एरिया क्या देगा, कुम्युलेटिव वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क। तो ये एरिया कैसे निकलेगा, एरिया इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑर्डिनेट, अभी बताते हैं। तो इसका एरिया कैसे हो जाएगा, वॉल्यूम ऑर्डिनेट, वॉल्यूम का जो ऑर्डिनेट था, वॉल्यूम ऑर्डिनेट अपॉन वर्टिकल स्केल, क्योंकि किस स्केल पे है उससे तो हमें डिवाइड करना ही पड़ेगा, इनटू हॉल डिस्टेंस कैपिटल डी अपॉन हॉरिजेंटल स्केल, ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो यदि हॉल डिस्टेंस निकालना हो तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, एरिया इंटू हॉरिजेंटल स्केल इंटू वर्टिकल स्केल अपॉन वॉल्यूम ऑर्डिनेट। तो यानी ऑप्शंस क्या हो जाएंगे, देखते हैं, यानी D इज इक्वल टू एरिया इंटू हॉरिजेंटल स्केल इंटू वर्टिकल स्केल अपॉन वॉल्यूम ऑर्डिनेट, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग ऑपरेशन इन ए स्पायर टेस्ट। स्पायर टेस्ट क्या होता है, हम थियोडोलाइट की जब हम सेटिंग करते हैं तो उस केस के लिए हम स्पायर टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब स्पायर टेस्ट में होता है क्या, सपोज करिए कोई बिल्डिंग्स है, सबसे पहले उसके हम टॉप पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, फिर उसके बॉटम पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इस क्लैंप को हॉरिजॉन्टल प्लेट्स की जो क्लैंप होती है उसे टाइट कर देते हैं, फिर इसी तरह से लेफ्ट फेस और राइट फेस रीडिंग लेते हैं। यानी जो हमारा प्रोसेस है वो क्या है, साइट ए वेल डिफाइंड हाई पॉइंट ऑन ए हाई बिल्डिंग, यानी थर्ड जो है वो सबसे पहले आ जाएगा, थर्ड। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, डिप्रेस द टेलीस्कोप, यानी 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, 4, यानी 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट एडॉप्टिंग द स्टैंडर्ड नोटेशंस। क्यूबिक पैराबोला इक्वेशंस क्या होते हैं आपको पता है, क्यूबिक पैराबोला इक्वेशंस क्या होते हैं, हाँ, क्यूबिक पैराबोला में x³ 6RL आता है, जैसा कि हमने देखा है क्यूबिक पैराबोला का एक्सप्रेशंस आप देखते हैं तब कैसे, आपको पता है क्यूबिक पैराबोला बराबर y बराबर क्या होता है, ax³ के टर्म में आता है, और a की वैल्यू क्या आती है, 1/6RL, यानी इसे हम लिख सकते हैं x³/6RL, ठीक। शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन क्या और होता है, L²/24R, यानी a का जो आपका था, a का 4 था और शिफ्ट b का 2 था, b का 2। वैली कर्व क्या होता है, वैली कर्व आपको पता है NS² 1.5 + 0.035, यानी c का 3,
ये जो फार्मूला आता है किस पे आता है, कंफर्ट के कंडीशन या हेडलाइट डिस्टेंस, ये आता है हेडलाइट डिस्टेंस के बेसिस पे, ठीक। और सबमिट कर में क्या होता है, डी का 1 NS स्क्वायर 4। तो यानी देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं। तो ये आपका ए का 4, बी का 2, सी का 3 एंड डी का 1, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the standard time meridian in India is 82 degree 30 minute east if the standard time at any instant is 20 hours 10 minutes। 20 hours 10 मतलब शाम को आपका 8:10 हो रहा है, ठीक है, 8 PM 10 minutes हो रहा है। the local mean time for the place at a longitude of 20 degree east would be। अच्छा, आपका स्टैंडर्ड मेरिडियन जो होता है उसका लॉन्गिट्यूड कितना दे रखा है, 82 डिग्री 30 मिनट दे रखा है, और कहीं पे और इफ द स्टैंडर्ड टाइम एट एनी इंस्टेंट, और कहीं पे हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 8 PM 10 मिनट्स हो रहा है। अच्छा, कह रहे हैं वहाँ का लोकल मीन टाइम क्या होगा जहाँ का लॉन्गिट्यूड 20 डिग्री ईस्ट है। अच्छा देखिए, जब 20 डिग्री ईस्ट है तो आपका जैसे मान लेते हैं ये जो ग्रीनविच लाइन है, ग्रीनविच लाइन ऐसा ही है, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट मान लेते हैं, सपोज करो यहाँ पे है, यहाँ वाली लाइन है। अब 20 डिग्री ईस्ट जो होगा, अच्छा ये जो डायरेक्शन शो करते हैं 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये कहाँ से मेजरमेंट है, ग्रीनविच लाइन से। ग्रीनविच लाइन कौन सी है, ए है। अब 20 डिग्री जो ईस्ट होगा वो कहीं यहाँ पे होगा, ये 20 डिग्री से है, और ये 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक। अच्छा, इसका मतलब 20 डिग्री जो ईस्ट है वह 82 डिग्री 30 मिनट से किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। तो हमें पता है कि हम जब वेस्ट डायरेक्शन में जाते हैं तो टाइम क्या होगा, घटेगा, और ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, ठीक है। अब 82 डिग्री 30 मिनट्स और 20 डिग्री ईस्ट के बीच में कितना डिफरेंस है, 62 डिग्री 30 मिनट, 62 डिग्री 30 मिनट। और हमें पता है कि 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड बराबर 4 मिनट, यानी 62 डिग्री 30 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 250 मिनट्स, 250 मिनट्स। और 250 मिनट्स इज इक्वल टू 4 आवर्स, 4 घंटे 10 मिनट, 4 घंटे 10 मिनट। अब हमारा चूंकि 20 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड लाइन 82 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड लाइन से वेस्ट डायरेक्शन में है, तो इसलिए 20 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे जो लोकल मीन टाइम होगा वह स्टैंडर्ड टाइम से 4 घंटा 10 मिनट पीछे हो जाएगा। चूँकि स्टैंडर्ड टाइम जो दे रखा 8:10 शाम में, तो उससे 4 घंटा 10 मिनट पहले आएंगे तो शाम के 4 बजेंगे, यानी 4 PM। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1400 मीटर ईच। कंबाइंड करेक्शन जो होता है उसके लिए फार्मूला क्या होता है, CC इज इक्वल टू -0.0673 D स्क्वायर। D द डिस्टेंस इन किलोमीटर, करेक्शन C इज इन मीटर। तो यानी D आप 1400 मीटर को किलोमीटर में रखते हैं तो 1.4 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, -0.0673 इंटू 1.4 का होल स्क्वायर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, देख सकते हैं 0.132 मीटर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं, मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। 1.96 अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा, यदि 1.4 का मल्टीप्लिकेशन करें तो 1.96 एंड 0.067, यानी 2 मान लेते हैं इसको, 3 2 7 14, 2 6 12, 1 13, तो 0.132 के आसपास आंसर है, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लेमनिस्केट कर्व बिटवीन द टेंजेंट्स इज ट्रांजिशनल throughout if the polar deflection angle of its apex is equal to phi, if the polar deflection angle of its apex is equal to, पूछ रहे हैं कि polar deflection angle क्या होगा apex का, if phi is the deflection angle between the initial and final tangents। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज, सपोज करिए कोई ट्रांजिशन कर्व है,
ये इनिशियल टेंजेंट है, ठीक। और आप किसी भी पॉइंट से, मान लेते हैं पॉइंट ए कुछ है, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये मान लेते हैं एंगल एक्स है, क्या है, एक्स। अब इस इनिशियल पॉइंट से इस पॉइंट को आप मिला दें तो मान लेते हैं ये एंगल वाई है, क्या है, वाई है। तो आपको पता होगा जो x होगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3y, ये हम लोग जानते हैं, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं उसको, इतना आपको पता हो क्या, ठीक। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लेमिनिस्केट कर्व, लेमिनिस्केट को हम पूरा नाम होता है बर्नौली लेमिनिस्केट कर्व, ठीक। इसे हम व्हीकल्स का ऑटोजेनस कर्व भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ये अपने पूरे अलोंग द लेंथ क्या है, ट्रांजिशनल थ्रू आउट है, ये मान लेते हैं हमारा एक कर्व एक्चुअली में, ठीक। एक टेंजेंट हमने इसके इनिशियल पॉइंट से ड्रॉ किया, दूसरा टेंजेंट इसके एंड पॉइंट से ड्रॉ किया, दोनों इधर क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, जो फाई इज द डिफ्लेक्शन एंगल बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल टेंजेंट, इनिशियल टेंजेंट इज दिस, फाइनल टेंजेंट इज दिस, डिफ्लेक्शन एंगल इसके बीच में जो है उसका नाम इन्होंने फाई रखा, क्या रखा, फाई, ठीक, फाई रखा। अब क्या कर रहे हैं कि इसके एपेक्स पॉइंट का पोलर डिफ्लेक्शन, यानी इफ द पोलर डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इट्स एपेक्स, एपेक्स का आपको पोलर डिफ्लेक्शन एंगल बताना है, ठीक। मान लेता हूँ ये इसका एपेक्स पॉइंट है, दिस। अब यहाँ से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया जो इनिशियल टेंजेंट को कहीं कट करेगी, मान लेता हूँ ए एंगल जो आपका होगा डेल्टा, यही डेल्टा हमें आपको बताना है कि पोलर एंगल डिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा, ठीक। चलिए, अब हम इसको इस तरह से ये कर देते हैं, तो आपको डेल्टा में रिलेशन बतानी है। चलिए, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, फाई बाई 2 इंटू 1/3 मीन्स 5/6। अच्छा, जिसे हमने डेल्टा बोला है एक्चुअल में, जिसे हमने डेल्टा बोला है एक्चुअल में, वो है क्या, एक्चुअली एक्स है, जैसा कि अभी हमने पहले बताया था, एक्स है। और इस पोलर जो एपेक्स पॉइंट है, इसको यहाँ से यहाँ मिला दें तो ये जो एंगल है ये क्या है भैया, ये वाई है, यही पोलर डिफ्लेक्शन एंगल है वाई। अभी चूंकि हमने डेल्टा बोल दिया था पोलर डिफ्लेक्शन एंगल बाय मिस्टेक, नहीं, पोलर डिफ्लेक्शन एंगल क्या है, वही वाई। और हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, वाई बराबर x/3, चूंकि x बराबर 3y था, x/3, ठीक। और x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा 5/2, क्योंकि यदि ये बाहरी एंगल फाई है इस ट्रायंगल का, तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल बराबर होंगे, यानी जो हम डेल्टा बराबर x लिखे हैं, यानी x बराबर 5/2, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 5/6, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a closed traverse the sum of south latitude exceeds the sum of north latitudes and the sum of east departure exceeds the sum of west departure। इसका मतलब हमारा अभी तक लाइन जो होगा, चूँकि सम ऑफ साउथ लैटिट्यूड्स एक्सीड कर रहा है नॉर्थ से एंड ईस्ट डिपार्चर एक्सीड द वेस्ट डिपार्चर, यानी हमारी जो लाइन है अभी क्लोजिंग से पहले को इस कोऑर्डिनेट में होगी, इस कोऑर्डिनेट में होगी, ठीक। द क्लोजिंग लाइन विल बी लाइन, इसका मतलब क्लोजिंग लाइन को कहाँ होना चाहिए, नॉर्थ और ईस्ट में होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, नहीं राइट सॉरी, चूँकि ये साउथ ईस्ट में है तो नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, in an external focusing tachyometer the fixed interval between the stadia hair is 5 mm, the focal length on the objective is 25 cm and the distance of the vertical axis of the instrument from the optical center of the objective is 15 cm, which one of the following is the set of constant of the tachyometer।
देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कई बार कि टेक्योमेट्री में एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप होता है और इंटरनल फोकसिंग टाइप होता है। एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप में क्या होता है, एक स्लाइडिंग ट्यूब होती है, और इंटरनल फोकसिंग टाइप में एक निगेटिव लेंस लगा होता है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोकसिंग टाइप की बात कर रहे हैं, फिक्स्ड इंटरवल बिटवीन द स्टेडिया हेयर इज 5 mm। चूँकि स्टेडिया इंटरवल जो है आई इन्होंने दे रखा 5, तो आपको पता है डी बराबर क्या होता है, के एस प्लस सी। के क्या होता है, ये मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट होता है, दैट इज एफ बाई आई। चूँकि एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, 25 सेंटीमीटर, और आई जो होता है स्टेडिया इंटरवल होता है, एफ क्या होता है फोकस, स्टेडिया फोकस लेंथ होता है ऑब्जेक्टिव का। आई जो होता है स्टेडिया इंटरवल 5 mm है, यानी 5/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 50। यानी जो आपका एफ बाई आई है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, दैट इज 50। एडिटिव कांस्टेंट सी जो होता है, दैट इज एफ प्लस डी। डी क्या होता है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एक्सिस एंड ऑप्टिकल ऑफ ऑब्जेक्टिव। यानी ऑब्जेक्टिव, द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट, यानी 15 सेंटीमीटर, और फोकस है 25, 25 5 30 10 40, यानी 40 सेंटीमीटर, यानी 0.4 मीटर। यानी जो सी की वैल्यू हो जाएगी 0.4। तो आंसर क्या हो जाएगा, 50 एंड 0.4। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, an image of the top of the hill is 96 mm from the principal point of photograph. The elevation of the top of the hill is 500 meter and the flying height is 4000 meter above the datum. The relief displacement will be, relief displacement क्या होता है, r is equal to relief displacement d is equal to small r into small h upon capital H। स्मॉल r क्या होता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस भी किया है, स्मॉल r जो होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके हाइट वाले पॉइंट को, मतलब टॉप वाले पॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं, तो टॉप वाले पॉइंट का फोटोग्राफिक प्लेन पे जो कट पॉइंट बनता है उसका प्रिंसिपल पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, वो दैट इज आर। यहाँ पे दे रखा है एन इमेज ऑफ टॉप ऑफ द हिल इज 96 mm फ्रॉम द प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ द फोटोग्राफ, यानी जो आर की वैल्यू है दैट इज 96 mm, और स्मॉल एच की वैल्यू क्या होता है, द एलिवेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड दैट इज 500 मीटर, एंड फ्लाइंग हाइट जो होता है कैपिटल एच होता है, जो कि 4000 दे रखा है, यानी 500 अपॉन 4000। तो आप इसे कट करेंगे, आपको 12 मिल जाएगा, यानी रिलीफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 12 mm। ठीक, 213 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 213 है, सेक्शंस क्यों यूज करते हैं, मेजरमेंट ऑफ डेप्थ बिलो द वाटर सरफेस के लिए यूज करते हैं, नहीं। सेक्शंस जो यूज करते हैं ये एंगल मेजरमेंट्स के लिए होता है, लेकिन जब हम मूविंग बॉडी पे हो, जैसे हम किसी बोट में हो और एंगल मेजरमेंट करना है, यानी सेक्शन इज यूज फॉर मेजरिंग द एंगल्स फ्रॉम ए बोट। ठीक है, साउंडिंग क्या होता है, साउंडिंग इज मेजर यूज होता है मेजरमेंट ऑफ डेप्थ बिलो द वाटर सरफेस। फैथोमीटर क्या होता है, ये भी डेप्थ मेजरमेंट करने के लिए होता है वाटर बॉडी में, लेकिन ज़्यादा डेप्थ होता है, वो खासतौर से ओशन में यूज किया जाता है फैथोमीटर। रेंज क्या होता है, द लाइन ऑन विच साउंडिंग्स आर टेकन, दैट इज नोन एज रेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following methods would give the accurate results in determining the direction of observer's meridian। ठीक, ऑब्जर्वर्स मेरिडियन को डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आपका सपोज करिए एक आपका ये सेलेस्टियल स्फीयर है और ये आपका सेंटर है होरिजन। अब एक यहाँ पे कोई बॉडी है सेलेस्टियल बॉडी, तो इस सेलेस्टियल बॉडी को मिला कर लाइन जो जाती है इस तरह से, यदि हम इसे मिला दें तो ये क्या करता है, हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है, ऑब्जर्वर मेरिडियन हो जाएगा। ठीक, तो इसको सही डिटरमाइन करने का जो तरीका होता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्कमपोलर स्टार्स एट कल्मिनेशन, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन जबकि क्वेश्चन आपके बुक्स में आंसर दे रखा है जो कि गलत है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन इज एस्टेब्लिश एट ईच ट्रेवर्स स्टेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ द लाइन इज डिटरमाइंड। ठीक है, देखिए एक मेथड होता है स्लो, बता रहा हूँ, फास्ट, एक होता है फास्ट नीडल मेथड, एक होता है स्लो नीडल मेथड। ये आपका यूज करते हैं
तो जो स्लो नीडल मेथड होता है इसमें क्या होता है, सपोज कि आपके स्टेशंस हैं ए बी सी, तो हर स्टेशन पे हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन इस्टेब्लिश करते हैं और उसके रेस्पेक्ट में मेजरमेंट करते हैं, और यही कहलाता है स्लो नीडल मेथड। फास्ट नीडल मेथड में क्या होता है, किसी एक स्टेशन पे यानी स्टार्टिंग स्टेशन पे हम मेरिडियन फिक्स करते हैं और मैग्नेटिक मेरिडियन, और उसी के रेफरेंस में हम हर जगह मेजरमेंट करते हैं। तो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन इज एस्टेब्लिश्ड एट ईच ट्रेवर्स स्टेशन, मतलब सभी ट्रेवर्स स्टेशन पे हमें मैग्नेटिक मेरिडियन को इस्टेब्लिश करनी पड़ रही है, उसके डायरेक्शन को इस्टेब्लिश करनी पड़ रही है। तो जो एंड द डायरेक्शन ऑफ लाइन इज डिटरमाइंड, और फिर उसके बेसिस पे हम डायरेक्शन ऑफ लाइन को डिटरमाइन कर रहे हैं, तो ये जो कहलाता है स्लो नीडल मेथड। तो स्लो नीडल मेथड इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लूज नीडल मेथड, इसे हम बोलते हैं स्लो नीडल मेथड नहीं बल्कि लूज नीडल मेथड बोलते हैं। लूज नीडल मेथड जो होता है वो क्या होता है, लेस एक्यूरेट होता है कंपेरेटिवली द फास्ट नीडल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ए कॉर्ड ऑफ 60 मीटर द मिड ऑर्डिनेट फॉर ए सर्कुलर कर्व ऑफ 50 मीटर रेडियस विल बी। देखिए आपका ये कोई सर्कुलर कर्व है जो हमने सेट आउट किया, दिस इज सेंटर, दिस इज द कॉर्ड लेंथ, और ये इनिशियल टेंजेंट, दिस इज, आपको मिड कोऑर्डिनेट मतलब ये बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। फॉर ए कॉर्ड ऑफ 60 मीटर, कॉर्ड 60 मीटर का, तो ये कितना हो जाएगा 30 मीटर, ठीक। द ऑर्डिनेट सर्कुलर कर्व है 50 मीटर रेडियस, ये कितना हो जाएगा, रेडियस 50 मीटर। तो आपका ए वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ओ से ए तक, ओ से ए हो जाएगा अंडर रूट 50 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर का अंडर रूट ले लेंगे, तो यानी 2500 माइनस 900 यानी 1600, यानी ये हो जाएगा ओ ए बराबर 40, कितना 40, ओ ए इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। अब मान लेते हैं ये पॉइंट बी है, तो ए बी कितना हो जाएगा, रेडियस यानी ओ बी कितना है आर के बराबर, यानी रेडियस ओ बी माइनस ओ ए, यानी 50 माइनस 40 यानी 10 मीटर। आंसर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन ओवरलैपिंग पेयर ऑफ वर्टिकल फोटोग्राफ टेकन विथ ए 150 mm फोकल लेंथ कैमरा हैज एन एयर बेस ऑफ 2100 मीटर एंड द एलिवेशन ऑफ द कंट्रोल पॉइंट ए ऑन इट इज 900 in above the mean sea level and the parallax of the point is 75 mm, then the flying height above the MSL of the stereo pair will be। अब स्टीरियो पेयर्स क्या होते हैं इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कस भी किया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपको बता दूं, कोई ऑब्जेक्ट है उसे हम किसी एयरबेस से ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लेता हूँ उस ऑब्जेक्ट का लेंथ कितना है h, तो ए हो जाएगा h, मान लेता हूँ वो ऑब्जेक्ट एच ए है, ये हो जाएगा h माइनस कैपिटल H माइनस f अपॉन पी ए पैरेलैक्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, f इज द फोकल लेंथ इंटू बी क्या है एयर बेस। अब यहाँ से ये जो कैपिटल H है दैट इज फ्लाइंग हाइट हम निकाल लेंगे। तो एच ए की वैल्यू आपको दे रखा है, कितना दे रखा है भैया, एच ए की वैल्यू है 900 मीटर, 900 मीटर प्लस एफ बाई पी ए, एफ की वैल्यू कितनी है 150, पी ए की वैल्यू 75 और बी की वैल्यू कितनी है 2100। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5100 मीटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the true length of a line is known to be 200 meter when this is measured with a 20 meter tape, the length is 200.80 meter, the correct length of 20 meter tape is, मतलब एक्चुअल में ट्रू लेंथ जो है 200 मीटर है। तो इसका होता है कि हम इसको 20 मीटर के लेंथ के चेन से मेजरमेंट करें तो ये 10 चेन में मेजर हो जाएगा, लेकिन यदि हम 20 मीटर चेन से मेजर कर रहे हैं तो इसका लेंथ आ रहा है 200.80 मीटर, यानी 0.8 मीटर ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब जो हमारे पास चेन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, उसका लेंथ 200.80 माइनस 200 यानी 0.80 इससे शॉर्ट होना चाहिए, लेकिन 0.80 टोटल शॉर्ट होना चाहिए। चूँकि ये 10 बार में मेजरमेंट कर रहा है तो
एक चेन लेंथ डिवाइड बाई 10, इस तरह से आप देख लें, सॉरी, चूँकि एक्चुअल में लेंथ कितना 200 मीटर, ठीक। यदि हम 20 मीटर चेन से मेजर करें तो 10 बार में इसको हम मेजर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जो लेंथ आ रही है 200.80 आ रही है, तो इसका मतलब जो लेंथ में एरर आ रही है 0.80 आ रही है, 0.80। टोटल कितने चेन में आई? 10 चेन में आई। एक चेन में कितना आई? 0.08 मीटर। यानी 20 मीटर लेंथ का जो चेन है उससे 0.08 मीटर शॉर्ट होना चाहिए। यानी आंसर कितना हो जाएगा? 20 माइनस 0.08, दैट इज 19.92 मीटर। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। An observer standing on the deck of a ship just see the top of lighthouse which is 30 meter above the sea level. If the lighthouse of the observers, if the height of the observer's eye is 10 meter above the sea level, then the distance of the observer from the lighthouse will be nearly. देखिए आपका एक सी है, मीन सी लेवल, यहाँ पे आपका लाइट हाउस है, ठीक, यहाँ से, और यहाँ पे व्यक्ति का आँख है, मतलब आई, इस पॉइंट। ये डिस्टेंस जो है D1 है और ये डिस्टेंस जो है D2 है। तो आपको मैं बता दूँ D1 इज इक्वल टू होता है 3.855 अंडर रूट H1। H1 क्या है? इसका हाइट, ठीक। उसी तरह D2 क्या हो जाएगा? D2 बराबर 3.855 अंडर रूट H2। H2 क्या है? ये वाला, ठीक। अच्छा, D1 क्या है? किलोमीटर में है, और D2 क्या है? किलोमीटर में। H1 H2 मीटर में है। तो हमें क्या बताना था? लाइट हाउस और उस पर्सन के बीच में डिस्टेंस, यानी D1 प्लस D2। तो इसे यदि हम सॉल्व करें तो D1 प्लस D2 इज इक्वल टू 3.855 ब्रैकेट में अंडर रूट H1 प्लस अंडर रूट H2, यही नहीं होगा? यानी 3.855 अंडर रूट H1 कितना है आपका? 10 मीटर, प्लस H2 कितना है? 30 मीटर। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 33.3 किलोमीटर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the codes below. Accurate centering in the plane table surveying is necessary for. अभी हमने पिछले वीडियो में ये डिस्कस भी किया था, एक क्वेश्चन आया था। एक्यूरेट सेंटरिंग जो रिक्वायर्ड होती है प्लेन टेबल में लार्ज स्केल मैप के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? एग्जैक्ट ओरिएंटेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एक्यूरेट सेंटरिंग। किसमें? मतलब स्मॉल स्केल मैप में, ठीक। द इंटरसेक्शन मेथड ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग इज पर्टिकुलरली एम्प्लॉयड फॉर। किसके लिए एम्प्लॉयड होता है? इनएसेसिबल पॉइंट्स के लिए। प्लेन टेबल सर्वेइंग इज यूज फॉर, कहाँ पे यूज करते हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग? देखते हैं। ओपन कंट्री विथ गुड इंटरविजिबिलिटी, ठीक। तो आपका जो ए हो जाएगा एक्यूरेट सेंटरिंग किसके लिए? लार्ज स्केल। ए का 3 एंड एग्जैक्ट ओरिएंटेशन, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Given that delta denotes the declination, theta the latitude of the place of the observation, and alpha the altitude of the star at the prime vertical, तो इनके बीच में रिलेशन बनाना है। तो आप देखिए क्या होता है एक्चुअली में, साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन डेल्टा इंटू कोसेक थीटा। इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को साइन थीटा में कन्वर्ट कर दें तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन डेल्टा इंटू कोसेक अल्फा।
तो यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following method estimate best the area of an irregular and curved boundary? सिम्पसन मेथड्स सब लोग जानते हैं कि जब हमारा इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं तो उसके लिए सिम्पसन मेथड सबसे बेस्ट रिजल्ट देता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिक्लिनेशन ऑफ स्टार इज 21 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ एट ए लैटिट्यूड ऑफ 43 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। द जेनिथ डिस्टेंस एट अपर कॉल्मिनेशन इज, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया है, जेनिथ डिस्टेंस एट अपर कॉल्मिनेशन क्या हो जाएगा, डेल्टा माइनस थीटा और थीटा माइनस डेल्टा। यदि हमारा यहाँ पे जो डेल्टा है डिक्लिनेशन छोटा है और लैटिट्यूड बड़ा है तो यानी थीटा माइनस डेल्टा कर लेंगे। तो यानी 43 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ माइनस 21 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 22 डिग्री 15 मिनट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर 224 क्या है, 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर 1530 मीटर अपार्ट अक्रॉस ए रिवर, द रेसिप्रोकल लेवल्स मेजर्ड आर। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी पे रीडिंग्स दे रखी हैं, तो हमें क्या बताना है, ए और बी के बीच ए ट्रू डिफरेंस इन देयर आर एल का डिफरेंस क्या होगा ए और बी में। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, जब आप लेवल 8 एट ए मतलब इंस्ट्रूमेंट जब आप ए पे रखे हुए हैं तो पॉइंट ए पे रीडिंग और पॉइंट बी पे रीडिंग दे रखी है, तो ए और बी के स्टाफ रीडिंग का डिफरेंस कितना हो जाएगा, जब हमारा इंस्ट्रूमेंट ए पे हो तो 3.810 माइनस 2.165 होगा, ये आ जाएगा आपका 1.645 करीब अप्रॉक्सीमेटली। और जब हमारा लेवल एट बी मतलब इंस्ट्रूमेंट बी पे हो तो इनके रीडिंग्स का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2.355 माइनस 9.910, ये आ जाएगा आपका 1.445। अब दोनों के जो डिफरेंस हैं रीडिंग के इन्हें ऐड कर देते हैं और डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1.54 मीटर। यानी बी और ए के आर एल का ट्रू डिफरेंस जो होगा वह 1.54 मीटर होगा। चलिए आंसर देखते हैं इसका, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइट हाउस इज विजिबल जस्ट above the horizon at a certain station at the sea level. The distance between the station and lighthouse is 40 kilometer. The height of the lighthouse is approximately, suppose करिए आपका ये मीन सी लेवल है और आपका यहाँ पे लाइट हाउस है और आप यहाँ से देख रहे हैं, ठीक, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो दे रखा है 40 किलोमीटर। कितना, 40 किलोमीटर। तो ये पूछ रहे हैं द हाइट ऑफ द लाइट हाउस, यानी इस एच को आपको बताना है। तो आपको बता दूं एच क्या हो जाएगा, उसके लिए फार्मूला क्या है, 0.0673 इंटू डी स्क्वायर। डी है किलोमीटर में डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का, तो यानी वो है 40 किलोमीटर। तो यानी इसको यदि हम रखें 0.0673 इंटू 40 का होल स्क्वायर यानी 107.7 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। मैं समझता हूँ मेरा ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। ओके।